हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2। मैंने सीन 1 ऑलरेडी बना दिया है, तो पहले सीन 1 देख लें ताकि ये आपको समझ में आए, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कंटिन्यूएशन में प्ले है। अगर आप उसको रैंडमली बीच में एब्रप्टली कहीं से भी देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बोल दूँ, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और ये बेल आइकन है, इसको दबाएं। इस बेल आइकन को दबाने से क्या होता है, जो भी हमारा नया वीडियो होता है टाइम टू टाइम आपके पास एक मैसेज आता है कि नया वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास वो मैसेज नहीं आएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर फाइनली मैंने ग्रुप बना दिया है। फिर रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, फेसबुक पे एक क्लोज ग्रुप है ये, ठीक है। आप अगर यहाँ पे सर्च बार में डालेंगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फेसबुक पे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, अपनी बातें हम तक पहुँचाइए, और आपस में एक कम्युनिटी बनती है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो मैंने इस ग्रुप का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक को दबाएं ताकि आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्ट 1 सीन 2। अब इस एक्ट में हमें जो इस पूरे प्ले की जो हीरोइन है पोर्शिया, उसके बारे में मालूम पड़ता है। और हमें मालूम पड़ता है इसकी जो एक फ्रेंड है, इसकी एक मेड है, मतलब जो उसके साथ एक तरीके से मान लीजिए इसकी दोस्त भी है, इसकी सर्वेंट भी है, और एक इसकी वेल विशर भी है, नेरिसा, ठीक है। ये जो पूरा सीन है सीन टू इन दोनों के बीच के कॉन्वर्सेशन के आसपास है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आसानी होगी समझने में। पोर्शिया को जीतने के लिए एक्चुअल में क्या था, पोर्शिया एक बहुत ही ज़्यादा रिच लड़की है, बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा रिच है। तो इसके जब फादर मरे थे पोर्शिया के, तो उन्होंने ना कुछ लिख के गए थे। जैसे लोग जब मरते हैं तो अपनी विल लिख के जाते हैं। क्या लिख के जाते हैं? जब लोग मरते हैं तो अपनी विल लिख के जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब पोर्शिया के फादर की डेथ हुई तो उन्होंने एक विल, कुछ नहीं होता, पेपर पे कुछ लिख के जाते हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरे मरने के बाद, मेरी जायदाद, जो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इतने लोगों में डिवाइड हो जाए, मेरे बच्चों में डिवाइड हो जाए। तो विल एक पेपर होता है जो इंसान जब मरता है तो उसको लिख के जाता है। तो पोर्शिया के फादर की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने एक विल लिखी थी, ठीक है, पेपर पे लिख के गए थे कि पोर्शिया की शादी उस इंसान से होगी जो इंसान सही, एक कंपटीशन इन्होंने रखा था, उस कंपटीशन में जो जीतेगा वही, उसी की शादी पोर्शिया से होगी। तो अब कंपटीशन क्या था, कैसे था, वो जब आगे के हम एक्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बस ये मान के चलिए पोर्शिया के फादर चाहते थे कि पोर्शिया की शादी उसी इंसान से हो जो कंपटीशन में जीत जाए, ठीक है। तो पोर्शिया के फादर की डेथ हो गई थी तो उन्होंने इस तरीके से कंपटीशन को लिख के दिया था अपनी विल में। अब पोर्शिया जो है वो लॉ को अवॉइड करती है। लॉ को अवॉइड करती है मतलब वो बात मानती है, अपने जो फादर लिख के गए थे उसको मानती है। ऐसा नहीं कि वो चाहेगी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उससे शादी कर लूँगी, अगेंस्ट चली जाऊँगी अपने फादर के विल के, ऐसा नहीं है। उसने अपनी फादर की बात को माना, कंपटीशन के हिसाब से ही चीज़ें चली, और जिसने कंपटीशन जीता उसी से पोर्शिया की शादी हुई थी। ये हम आगे देखेंगे। तो अभी इस सीन में क्या है, पोर्शिया को का जो कंपटीशन था, ठीक है, एक कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या था। मैंने जैसे पहले भी समरी में बताया, उस 3 बॉक्स थे, ठीक है। एक बॉक्स था गोल्ड का, एक बॉक्स था सिल्वर का, एक बॉक्स था ब्रॉन्ज का। अब इन 3 बॉक्स में से एक बॉक्स में पोर्शिया की क्या थी, पिक्चर रखी हुई थी, ठीक है। इन 3 बॉक्स में से एक बॉक्स में पोर्शिया की पिक्चर है। जो भी सही बॉक्स को चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की पिक्चर है, उसी से पोर्शिया की शादी होगी। तो अब इस कंपटीशन के लिए अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे, अलग अलग जगहों से लोग आए थे। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है। ये पोर्शिया है, ये देखो मैंने दिखाया भी आपको, इस तरीके से देख सकते हो आप कितनी, मतलब पोर्शिया को यहाँ बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। और ये है नेरिसा, ठीक है, जो उसकी मेड है, उसकी कंपेनियन है। तो यहाँ पे इनका कॉन्वर्सेशन है। तो इस कॉन्वर्सेशन में क्या है, नेरिसा उसको बता रही है कि पोर्शिया, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें जीतने के लिए इस कंपटीशन में, ठीक है, कंपटीशन जो था जिसको जीतने से तुम्हारी शादी होगी, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो बता रही है कि अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं। तो वो जो राजा, और मेनली वो लोग कौन थे, वो प्रिंस थे, राजकुमार थे, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन दे रही है कि अलग अलग जो लोग तुम्हें जीतने के लिए आए हैं वो कैसे हैं। मतलब एक आया है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एक आया उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एक इंसान वहां से आया है, उस कंट्री से आया है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो फिर ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे लड़कियां डिस्कशन करती हैं ना जनरली आपस में, तो इसी तरीके से एक डिस्कशन हो रहा है। तो वो पोर्शिया फिर बताती है मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो एक डिस्कशन चल रहा है। तो हम ये देखेंगे इस पूरे सीन में पोर्शिया और नेरिसा के बीच का डिस्कशन है। अलग अलग जगह से जो कंट्री से लोग आए हैं पोर्शिया को जीतने के लिए, उसके
उसके आसपास, ठीक है। तो ये था एक, मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। अब लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये सीन कहाँ पे हो रहा है? बेलमोंट में। पोर्शिया कहाँ रहती है? बेलमोंट में। बेलमोंट कहाँ है? यूरोप में एक जगह है, ठीक है। तो अब ये रूम में हो रहा है, पोर्शिया का घर है, उसके रूम में बात हो रही है, ये देखिए। और आपको यहाँ भी ये भी समझ में आएगा कि पोर्शिया काफ़ी खूबसूरत है, इस पिक्चर से ही नज़र आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सुंदर है। तो एज पर शेक्सपियर पोर्शिया इस प्ले में काफ़ी सुंदर लड़की है। तो ये इसके घर के अंदर आपस में कॉन्वर्सेशन है। अब यहाँ क्या हो रहा है? एंटर पोर्शिया नेरिसा। पोर्शिया क्या कहती है? बाय माई ट्रॉथ नेरिसा, माई लिटिल बॉडी इज अ वियरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। वो कह रही है, मैं कसम खा के कह रही हूँ तुम्हें नेरिसा कि मैं ना बड़ी परेशान सी हो चुकी हूँ जिंदगी से, ठीक है। सैड मतलब यहाँ वियरी है। जैसे हमने देखा था ना पहले सीन में एंटोनियो परेशान था, ऐसे यहाँ पे पोर्शिया भी परेशान है। कह रही है मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ, नेरिसा को बोल रही है। फिर नेरिसा कहती है, You would be sweet madam if your miseries were in the same abundance as your good fortune are, ठीक है। वो कह रहा है कि हाँ तुम्हें होना चाहिए था, अगर जो जितनी तुम रिच हो, इतनी तुम ज़्यादा रिच हो, इतनी ज़्यादा तुम रईस हो, अगर इतने ही तुम्हारे ऊपर दुख होते तब तो तुम्हें तुम्हारा दुखी होना सही था। मतलब एक तरीके से वो उसको वो दे रही है कॉन्सोलेशन कि मुझे कि ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हें होना नहीं चाहिए दुखी, क्योंकि जो तुम्हारे दुख हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा रिच हो, काफ़ी ज़्यादा रिच हो, और तुम्हारी रिचनेस के कंपैरिजन में जो तुम्हारे दुख हैं वो बहुत छोटे हैं। तो नेरिसा को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये फालतू में ही जो पोर्शिया दुखी हो रही है। एंड येट फॉर ऑट आई सी दे वर एज सिक दैट सर फीट विथ टू मच एज दे दैट दे स्टार्व विद नथिंग। अब अच्छा भी एक चीज़ और फिर बोल रही है, फिर ये बोल रही है कि हाँ मैं ये भी मानती हूँ, नेरिसा कह रही है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है वो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा टेंशन लेते रहते हैं। और जिनके पास बिल्कुल नहीं होती, जो भूखे मरते हैं, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, यहाँ पे स्टार्व है, ठीक है, तो वो भी टेंशन लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को नहीं होता। तो ये बता रही है नेरिसा यहाँ पे कि जिन लोगों के पास एक्सेस में, ठीक है, जो भी चीज़ एक्सेस में होगी वो प्रॉब्लम देगी। एक्सेस वेल्थ भी प्रॉब्लम देती है और एक्सेस पॉवर्टी भी वो देगी, आपको दुखी देगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा गरीब होगा आदमी तो भी दुखी रहेगा, ज़्यादा आगे आदमी के पास पैसा हो जाए तो भी दुखी होता है। तो यहाँ पे ये बात करेगी जो बीच वाला इंसान है, जो मिडिल है, जो इंसान जिसके पास क्या है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए मिडिल क्लास, वो ज़्यादा खुश रहता है। ये नेरिसा भी बोलेगी, इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस बिफोर टू बी सीटेड इन द मीन। मीन मतलब यहाँ पे मिडिल है। तो ये कह रही है जिनके पास ज़्यादा पैसा हो वो भी दुखी रहते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी खाने को रोटी नहीं है वो भी दुखी हैं। जो मिडिल में जो रहता है ना, जो ठीक ठीक होता है, जिसके पास सफिशिएंट है, ना कम है ना ज़्यादा है, वो ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। सुपरफ्लूटी कम सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव लॉन्गर, ठीक है। सुपरफ्लूटी कम्स लॉन्गर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा होने से, सुपरफ्लूटी का मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा होने से आदमी टेंशन बहुत लेता है। वाइट हेयर का मतलब है टेंशन लेने से ऐसा माना जाता है कि बाल आदमी के सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ज़्यादा आप टेंशन लोगे ना, तो वो कह रही है नेरिसा इसको कि ज़्यादा टेंशन, पैसा आने से ज़्यादा टेंशन आती है, ज़्यादा टेंशन आती है तो लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो बाल सफ़ेद होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा पैसे से आदमी ज़्यादा टेंशन लेता है। बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। कॉम्पिटेंसी मतलब एक आपके पास सफिशिएंट अमाउंट हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, वो आदमी ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही बता रही है नेरिसा कि जनरली जो इंसान बीच में रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है, जिसके पास ना कम हो ना ज़्यादा हो। फिर पोर्शिया क्या कह रही है, हाँ बड़ी अच्छी बात कही तुमने और काफ़ी अच्छे से बोला, ठीक है। फिर नेरिसा कहती है ये बेटर तब होगा जब इसे लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। कहना तो आसान है, मैंने कह दिया, पर बेटर ये है कि लोग इसे फॉलो करें। फिर पोर्शिया बोल रही है यहाँ पे, If to do were as easy as to know what were good to do, chapels have been churches and poor man's cottage princess palaces। वो कह रहा है कि पोर्शिया कह रही है कह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो कहा है उसको करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कही हुई बात को करना इतना आसान होता तो जो चैपल्स हैं, चैपल्स मतलब होते हैं बहुत छोटे छोटे से एक तरीके से कॉटेज टाइप की, तो वो कह रही है जो छोटे छोटे से कॉटेज हैं वो चर्च बन जाते हैं, और जो हर एक गरीब आदमी है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रईस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिच हो जाता, ठीक है। इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलो हिज ओन इंस्ट्रक्शन। वो कह रहा है एक बहुत ही अच्छा इंसान एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो जो अपनी कही हुई बात पे अमल करता है, अपनी कही हुई बात को फॉलो भी करता है, ठीक है। आई कैन ईजियर टीच 20 वॉट एवर गुड टू बी डन देन बी वन ऑफ 20 टू फॉलो माई ओन टीचिंग। वो कह रही है पोर्शिया मैं भी 20 लोगों को ज्ञान दे सकती हूँ बैठ के कि क्या ठीक है और क्या गलत है, लेकिन जब अपने आप पे करने को आती है ना तो आदमी वो नहीं करता, उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। आप भी 10 बातें बता सकते हो सबको
ठीक है, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, वैसे पढ़ाई करनी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय पे सोना चाहिए। तो लोगों को कह देना आसान होता है, लेकिन जब खुद फॉलो करने की बारी आती है तब लोग पीछे हट जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है शेक्सपियर का, द ब्रेन में डिवाइस लॉस फॉर द ब्लड बट अ हॉट टेम्पर लीव्स कोल्ड डिग्री। क्या मतलब है इसका? वो कह रहा है कि डिवाइस लॉ फॉर द ब्लड, ब्लड मतलब यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। वो कह रही है, पोर्शिया कह रही है जो दिमाग होता है ना, ठीक है, और जो हार्ट होता है ये अलग अलग चलते हैं। ब्रेन आपके लॉस तो बना सकता है, लेकिन जो आदमी होता है वो अपने दिल की ज्यादा करता है। तो जो दिल होता है हमारा वो दिमाग की ज्यादातर सुनता नहीं है। ब्रेन का मतलब यहाँ पे है कि वो कह रहा है कि ब्रेन हमारा लॉस तो बना देता है, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जो हमारा दिल है वो अपने हिसाब से चलता है। दिल हमारा अपनी सुनता है, वो दिमाग की सुनता ही नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है बट हॉट टेम्पर लीप्स वाला कोल्ड डिग्री, मतलब वो कह रहा है कि जब इंसान गुस्से में आता है ना तो सारे लॉ वो सब भूल जाता है। ये है कहने का मतलब। सच अ हियर इज मैडनेस द यूथ टू स्किप ओवर द मेशेस ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल। मतलब क्या यहाँ पे वो कह रहा है कि जब इंसान यंग होता है ना तो वो कैसा होता है, हेयर जैसा। हेयर मतलब होता है रैबिट, ठीक है। तो रैबिट आपने देखा कैसा होता है, रैबिट हमेशा फुदकता रहता है, कूदता बूदता रहता है। तो कह रहा है जो यंग इंसान होता है ना वो भी ऐसी होता है, बातें सुनता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। और इन बातें ज्यादातर सुनता कौन है? सुनता वो है जो ओल्ड इंसान होता है, ठीक है। लेकिन मैशेस ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, ज्यादातर बातों को कौन सुनते हैं? जो ओल्ड इंसान होते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, वो इतने बूढ़े हो जाते हैं कि इतने ज्यादा उनकी बॉडी में ताकत नहीं रहती, इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि वो रियल में चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, पर बॉडी और माइंड इस तरीके से खराब हो जाता है कि उस टाइम पे वो कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से उसने बताया है कि जनरली ये बताने की कोशिश कर रही है पोर्शिया कि जब इंसान यंग होता है ना तो लॉस तो बहुत होते हैं, पता सब कुछ होता है सबको क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन दिमाग ऐसा होता है आदमी इधर उधर भागता रहता है यंग एज में, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापे में आदमी को आती है अकल, बुढ़ापे में आपको समझ में आता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, विजडम आती है। लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाता है, तब तक जो अकल आती है उसका कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि आपका टाइम जा चुका है, ठीक है। तो वो कह रही है कि यंग इंसान जब अगर आपको सच में विजडम यंग एज में आए और यंग एज में अगर आप सही डायरेक्शन में जाओ तो बड़ी बात है। पर वो कह रही है ज्यादातर ऐसा होता नहीं, यंग लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और जब तक उनको ज्ञान आता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी हस्बैंड। वो कह रही है लेकिन अब ये जो बातें कर रही हूँ इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना ज्ञान की बातें करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना हस्बैंड अपने आप चूज नहीं कर सकती। ओ मी द वर्ड चूज आई मीन नीदर चूज whom I would nor refuse whom I dislike। वो कह रही है कि मेरे लिए ये जो वर्ड है ना चॉइस, ये चूज, ये फायदे का नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अपने फादर के हिसाब से चलना है। मेरे फादर ने लिख के दिया है कंपटीशन होगा और कंपटीशन में जो जीतेगा मेरी शादी उसी से होगी, मैं अपने हिसाब से लड़के को चूज नहीं कर सकती। सो इज द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर कर्व्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर। वो ये वही बता रही है कि मेरी जो विल है मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, होना वही है जो मेरे फादर ने जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन सेट किया है। Is it not hard, Nerissa, that I cannot choose nor one refuse none। वो अब फिर उससे बोल रही है अपनी फ्रेंड से, नेरिसा से, कि नेरिसा क्या बताओ, तुम बताओ ये कितना मुश्किल है मेरे लिए कि मैं ना तो अपने हिसाब से चूज कर सकती हूँ और जो मुझे मिलेगा हस्बैंड जो कंपटीशन जीतेगा मैं उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे फादर ने ऐसा लिखा हुआ है अपनी विल में। अब नेरिसा कह रही है योर फादर वॉज एवर वर्चुअस एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस। वो कह रही है कि तुम्हारे जो फादर थे ना वो बहुत अच्छे इंसान थे, और जो अच्छे इंसान होते हैं ना वो मरते टाइम अच्छा ही सोच के कुछ करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, वो तुम्हारे भले के लिए ही एक कंपटीशन सेट करके गए हैं। देयरफॉर द लॉटरी दैट ही हैज डिवाइज्ड इन दीस थ्री चेस्ट ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड लेड whereof us who chooses his meaning chooses you will no doubt and never be chosen by any rightly but one who shall rightly love। अब इसका मतलब क्या है? वो कह रही है कि जो तुम्हारे फादर ने जो सेट की ना कंपटीशन, वो जो मैंने बताया था ना गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के जो बॉक्स सेट किए थे तुम्हारे फादर ने, वो कह रही है ये जो कंपटीशन सेट किया ना उसने सही सेट किया है, तुम डाउट मत करो अपने फादर पे, और इस कंपटीशन को वही इंसान जीतेगा जो सच में तुमसे प्यार करता होगा, ठीक है। बट वॉट वार्मथ इज देयर इन योर अफेक्शन टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर दैट आर ऑलरेडी हेयर। अब वो कह रही है अच्छा ठीक है ये सब अब हो गया, अब ये जो तुम्हें अलग अलग कंट्री से प्रिंस जो जीतने के लिए कंपटीशन फाइट करने आए हैं तुम उनके बारे में क्या सोचती हो, जरा बताओ मुझे। तो पोर्शिया कहती है उससे आई प्रे दी ओवर नेम देम एज दाउ यू नेम देम आई विल डिस्क्राइब देम एंड अकॉर्डिंग टू माय डिस्क्रिप्शन लेवल एट माय अफेक्शन। वो कह रही चलो ठीक है काम करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम नाम लो एक एक करके,
वो जो प्रिंस आए ना अलग अलग कंट्री से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, तुम उनका नाम लो, जैसे जैसे तुम नाम लोगी मैं फिर वैसे वैसे तुम्हें बताऊंगी। तो अब ये नेरिसा नाम लेगी। नेरिसा, फर्स्ट देयर इज नेपोलियन प्रिंस, मतलब एक जो प्रिंस है एक नेपोलियन प्रिंस आया है, ठीक है, वो बता रही है नेरिसा, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यहाँ पे पोर्शिया बोल रही है, ए दैट्स अ कोल्ट इंडीड, फॉर ही डोथ nothing but talk of his horse and he makes it a great appropriation to his own part that he can shoe himself. I am much afraid my lady his mother played false with a smith. वो कह रही है कि वो तो खुद भी एक घोड़े जैसा ही है, हॉर्स जैसा है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो कोल्ट का मतलब, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स है। तो वो कह रही है कि क्योंकि वो उसके पास एक घोड़ा है और वो हमेशा अपने घोड़े की बात ही करता रहता है, जब भी बातें करता है सिर्फ अपने हॉर्स की बात करता है, ठीक है, और वो इस चीज़ को बहुत बड़ी बात मानता है कि मेरे पास एक बड़ा अच्छा हॉर्स है। और वो अपने जनरली जो हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स के पैरों के नीचे एक ऐसे ये लगा होता है, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो इसको ये बोला था, तो इसको बोलते हैं मेकिंग अ हॉर्स शू, ठीक है। तो वो बता रही है पोर्शिया की ये जो आया है ना नेपोलियन प्रिंस, ये अपने घोड़े की बात करता रहता है और ये इस चीज में बड़ा वो अपने आप को बड़ा हीरो मानता है, बड़ी अपनी बढ़ाई करता है कि मैं अपने हॉर्स का शू खुद बनाता हूँ, ठीक है। तो वो कह रही है वो कह रही है इतना ज़्यादा अपने हॉर्स की बढ़ाई करता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी मदर थी उसका अफेयर किससे था, एक ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, जो ये इस तरह के हॉर्स के शू बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बात कर रहा था हर टाइम, पूरे टाइम हॉर्स के बारे में, हॉर्स शू के बारे में। तो पोर्शिया कह रही है मुझे डाउट है कहीं ना कहीं जो उसकी मदर थी, ठीक है, उसका अफेयर किससे था, एक ब्लैक स्मिथ से था। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, जो हॉर्स का शू बनाता है। फिर नेरिसा कहती है देन देयर इज द काउंटी पैलेटीन, मतलब अब फिर एक और इंसान आया, ये जगह एक टेरिटरी है, ठीक है, यूरोप में। तो वो कह रही है फिर एक इंसान यहाँ से आया पैलेंटीन से। तो पोर्शिया कह रही है अच्छा मैं बताती हूँ उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। ही डज नथिंग बट फ्राउन, फ्राउन मतलब एक तरीके से सैड सा रहना, ठीक है। वो कह रही है वो पूरा टाइम वो कुछ नहीं करता, सिर्फ रोता रहता है, समझ लो। एज हु वुड से इफ यू विल नॉट हैव मी चूज, ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, वगैरह इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के भी वो खुश नहीं होता, हंसता ही नहीं है। मैरी टेल्स मतलब अच्छी बातें सुन के, खुशी की बातें सुन के भी नहीं हंसता। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर, वीपिंग फिलोसफर का क्या मतलब है यहाँ पे, वीपिंग फिलोसफर ना एक मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी में एक फिलोसफर था, वो भी ना हर टाइम सैड रहता था, तो उसका नाम ही वीपिंग फिलोसफर हो गया था, हमेशा रोने धोने की बातें करता था। तो यहाँ पे वो पोर्शिया कह रही है मुझे लगता है कहीं ना वो वीपिंग फिलोसफर जैसा ना हो जाए, जब वो बूढ़ा होगा ना तो बिल्कुल वीपिंग फिलोसफर बन जाएगा, क्योंकि वो कह रही है ये अपने यंग हुड में ही, मतलब अपनी जवानी में इतना दुखी रहता है, तो बूढ़ा होते होते तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल वीपिंग फिलोसफर ही बन जाएगा। आई वुड रेदर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड विद अ बोन इन हिज माउथ देन टू ईदर ऑफ दीज, गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू। वो कह रही है कि मैं इससे शादी करने से तो बेटर है मैं किससे शादी कर लूं, एक खोपड़ी से, ठीक है, खोपड़ी मतलब एक स्कल से, एक डेड स्कल से, मतलब एक मरे हुए आदमी की जो खोपड़ी होती है ना, डेड स्कल, मरे हुए आदमी की खोपड़ी से मैं शादी कर लूं, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, इतने मतलब गए गुजरे लोग हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया, तो वो कह रही है गॉड, हे भगवान मुझे बचाओ इन लोगों से, इन दोनों से। फिर नेरिसा कह रही है हाउ से यू बाय माई फ्रेंच लॉर्ड, ये अब ये फिर कोई फ्रांस से आया, मैसिडियर ली बॉन, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अब फिर पोर्शिया बोलेगी गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट मी हिम पास एज अ मैन, भगवान ने बनाया है इसको इस मैन जैसा, तो मैं मानती हूँ चलो ये मैन ही है। इन ट्रुथ आई नो इट इज अ सिन टू बी अ मॉकर, वो कह रही है मुझे अच्छा ही लगता है लोगों के बारे में बुराई करने में, बट मैं क्या करूं, है ही ऐसे लोग। बट ही वाई है तक हॉर्स बेटर देन द नेपोलियन, वो कह रही है उसके पास वो जो नेपोलियन है उससे बेटर हॉर्स है, ठीक है। अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंट पैलेटाइन, ठीक है। और वो कह रही है लेकिन और वो उससे भी ज्यादा सैड रहता है, ये जो काउंट पैलेटाइन था, दो लोगों की बात हो चुकी है ना पीछे, नेपोलियन की और काउंट पैलेटाइन की। वो कह रहा है नेपोलियन से बेटर हॉर्स है और काउंट पैलेटाइन से ज्यादा दुखी रहता है, ठीक है। ही इज एवरी मैन एंड नो मैन, मतलब क्या है कि उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो और दूसरों की पर्सनैलिटी को कॉपी करता रहता है। ही इज एवरी मैन एंड नो मैन का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जिसको जैसा देखा सबको उसको कॉपी करता रहता है, उसको भी कॉपी कर लिया, उसको भी कॉपी कर लिया, उसको भी कॉपी कर लिया। इफ अ थ्रोसल सिंग ही विल फॉल स्ट्रेट इन अ कैपरिंग, मतलब अगर कोई बर्ड सिंग करती है तो नाचना शुरू कर देता है। ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो, मतलब और फेंस मतलब होता है तलवार चलाना, तलवारबाजी करना, ठीक है। पुराने जमाने में आप देखोगे जो वॉरियर्स होते थे तलवार चलाते थे, तो वो कह रही है वो इतना ज्यादा शो ऑफ करता है तलवार चलाने के लिए कि जो अपनी शैडो होती है ना उससे ही लड़ता रहता है तलवार चला के, ठीक है।
इफ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स। ये क्यों मतलब कह रही है? क्योंकि देखो मैंने बोला ना, इस जिसकी बात हो रही है अभी ये, वो कह रही है कि इस इंसान की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, हर चीज को कॉपी करता है, हर इंसान में से, इसमें से कॉपी कर लिया, उसको कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, तो कह रही है उसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे मैं 20 लोगों से शादी कर रही हूँ। इफ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, फॉर इफ ही लव्स मी टू मैडनेस आई शुड नेवर रिक्वाइट हिम। डिस्पाइज मतलब होता है हेट, ठीक है। वो कह रही है अगर वो मुझे हेट करेगा ना तो शायद मैं उसको माफ कर दूं, बट मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसको मतलब अगर वो मुझे प्यार करेगा तो मैं उसको वापस नहीं कर पाऊंगी वो प्यार। वो कह रही है उससे बेटर है वो मुझे हेट कर ले तो मैं उसको माफ कर दूंगी, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार करेगा तो मैं उसको वापस लव बैक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उसको इंटरनली पसंद नहीं करती। यहाँ ये मतलब है। फिर नेरिसा कह रही है व्हाट्स यू से ऑफ द फैल्कन ब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अब इसकी बात कर रही है, एक और आया है, ठीक है, इंग्लैंड से फैल्कन ब्रिज। तो पोर्शिया कह रही है अच्छा इसके बारे में बताती हूँ तुम अपना ओपिनियन। यू नो आई से नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड नॉट मी नॉर आई हिम। वो कह रही है कि इसके बारे में क्या बोलूँ, ना ये मुझे समझता है ना मैं उसको समझती हूँ। लैंग्वेज डिफरेंस है, ठीक है, ना तो उसको लैटिन आती है, ना उसको फ्रेंच आती है, ना उसको इटालियन आती है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये लैंग्वेजेस पोर्शिया को आती थी, और ये जो फैल्कन ब्रिज है इसे ये लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वीयर दैट आई हैव अ पुअर पेनी वर्थ इन द इंग्लिश, ठीक है। और वो कह रही है वो इंग्लिश बोलता है लेकिन मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो मतलब उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। जैसे अगर मैं हिंदी बोलता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, और आप इंग्लिश बोलते हो आपको हिंदी नहीं आती, तो हम दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर नहीं पाएंगे, आपको हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे वो ये बोल रही है ना उसको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है ना मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में आती है। ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर। वो इंसान ठीक है, इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कैसे इंसान से कैसे बातें करूं जिसको कुछ समझ में नहीं आता। डम शो का मतलब यहाँ पे यही है जो उसको ना मेरी बात समझ में आ रही ना मुझे उसकी बात समझ में आती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं? इंसान वो ठीक है, इंसान में कमी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब यही है, ही इज अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर। हाउ ऑडली ही सूटेड। वो कह रही है कपड़े भी वो कैसे पहनता है। आई थिंक ही बॉट इज डबलेट इन इटली। मतलब जो जैकेट है वो कहाँ से लाया है? अपनी इटली से लाया है। राउंड हॉर्स, ठीक है, ये फ्रांस से लेके आया। बॉनेट इन जर्मनी। ये सब कपड़ों वपड़ों के और उसके चीज़ों के बारे में बता रही है। कोट यहाँ से खरीदा है, पैंट यहाँ से खरीदी है, हैट वहाँ से खरीदी है, ठीक है। और उसका जो बिहेवियर है एवरीवेयर, बिहेवियर एवरीवेयर का मतलब क्या है? जो उसका बिहेवियर है कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जगहों पे घूम चुका है। जिस इंसान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे फैल्कन ब्रिज के, तो वो हर जगह से थोड़ा 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 सीख के उसके बिहेवियर में अलग अलग जगह का वो आ गया बिहेवियर। जैसे कि अगर आप मान लो 10 कंट्रीज घूम लो तो हो सकता है हर कंट्री से थोड़ा 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 बिहेवियर लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रही है जो उसका बिहेवियर है वो ऐसा है, कहीं सारी जगहों पे घुमा हुआ है, कई सारी चीजें उसने देखी हैं, तो वो सब उसके अंदर आ गया। नरिसा व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर। अब ये यहाँ इसकी बात कर रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है जो स्कॉटिश लॉर्ड है, स्कॉटलैंड का है। पोर्शिया कह रही है अच्छा इसके बारे में बताती हूँ। दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी हिम फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंग्लिशमैन एंड सो ही वुड पे हिम व्हेन ही वाज एबल। अब यहाँ पे क्या कह रही है, एक तो मैं ये बता रही है कि वो ना थोड़ा सा कॉवर्ड है, डरपोक है। डरपोक क्यों है? क्योंकि एक इंग्लिशमैन ने उसको थप्पड़ मार दिया था, पर उस टाइम उसने उसको वापस थप्पड़ नहीं मारा। उसने बोला कि जब मेरा टाइम आएगा मैं तो तब थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। मतलब अपना बदला नहीं ले पाया। और बाद में एक फ्रेंच मैन था, उसको अपनी साइड करा, ठीक है, उसको अपनी साइड लेके गया कि ठीक है तू मेरी साइड आ, तब मैं इस इंग्लिश मैन से बदला लूंगा, ठीक है। तब जाके उसने बदला लिया, मतलब अपने आप नहीं कर पाया, डरपोक था। वो ये बता रही है कहीं ना कहीं डरपोक था, उसको किसी ने थप्पड़ मारा इंग्लिश मैन ने, और वो वापस उस टाइम रिप्लाई नहीं कर पाया। बोला जब मेरा टाइम आएगा तब देखूंगा तेरे को, ठीक है। और दूसरे इंसान को पकड़ लाया, एक फ्रेंच के इंसान को, फ्रेंच मैन, ठीक है, फ्रांस का था, उसको पकड़ के ले आया, अपनी साइड ले आया अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और फिर तब बदला लेने गया था। तो वो थोड़ा बोल रही है कि एक तरीके से यहाँ मैसेज जा रहा है कि वो डरपोक टाइप का है। फिर नेरिसा क्या कह रही है, हाउ वुड द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सेक्सनीज नेफ्यू। अब ये यंग जर्मन से आया है, वो कैसा है? तो पोर्शिया कह रही है वेरी विल्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट विल्ली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक, ठीक है। विल्ली मतलब होता है एक तरीके से बैड टेम्परामेंट, ठीक है, मतलब खराब टाइप का आदमी है। वो कह रहा है सुबह तो बिल्कुल ही खराब है, ठीक है, जब सोबर है, जब मतलब एक्चुअल में यहाँ पे जिसकी बात कर रही है वो एल्कोहलिक है, काफी ज्यादा शराब पीता है, दारू बहुत पीता है, ठीक है। तो वो कह रही है जब वो मॉर्निंग में होता है, जब एल्कोहल नहीं पी हुई है, तब तो थोड़ा बहुत फिर भी सोबर है, लेकिन जब रात को ड्रंक हो जाता है तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका जो टेम्परामेंट है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। व्हेन ही इज बेस्ट ही इज अ लिटिल वर्स देन अ मैन। जब वो सबसे अच्छा होता है तब भी वो एक नॉर्मल इंसान से क्या है, थोड़ा कम ही है। जब वो बेस्ट है तब भी वो नॉर्मल इंसान जैसा नॉर्मल नहीं है, उससे नॉर्मल इंसान से कम ही है, ठीक है। और जब वो वर्स्ट पे होता है तो वो क्या है, थोड़ा सा बस जो जानवरों से थोड़ा सा ही बेटर है वो,
ठीक है। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें क्यों बोल रही है, क्योंकि ये एक एल्कोहलिक है, ठीक है। तो जो एल्कोहलिक है तो उसको ये डिसलाइक कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा एल्कोहलिक है, तो इसीलिए इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर विल आई होप आई शैल हैव मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। वो कह रही है अगर मेरी शादी हो गई उससे, ठीक है, लेकिन शादी के बाद अगर ये इसकी डेथ भी हो जाती है तो भी मैं इसके बिना जी लूंगी। तो यहाँ ये मतलब है। फिर नरीसा क्या कह रही है, इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम। वो कह रही है बाई चांस मान लो अगर इसने तुम्हारा कंपटीशन जीत लिया, तुम्हारे फादर के हिसाब से इसी ने राइट बॉक्स चूज करा, तो फिर तुम क्या करोगी, फिर तो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी, तुम अपनी फादर की विल के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। यहाँ पे ये कह रही है नरीसा। तो पोर्शिया कह रही है therefore for the fear of worst I pray you set a deep glass of ravenous wine on the contrary casket, for if the devil be within and that temptation without I know he will choose it, I will do anything Narisa rearrange to marry to a sponge। वो ये कह रही है अच्छा मैं इस वर्स्ट सिनेरियो को, इस एल्कोहलिक से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक जो 3 बॉक्स रखे हैं ना वहाँ पे गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज के, उसमें से एक बॉक्स पे तुम क्या करना, शराब की बोतल रख देना, अल्कोहल की बोतल रख देना, क्योंकि मुझे पता है ये अल्कोहलिक क्या करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, जिस चीज़ पे अल्कोहल की बोतल रखी है उसी को चूज कर लेगा, ठीक है। और वो नरीसा को बोल रही है कि तुम रॉन्ग बॉक्स पे अल्कोहल की बोतल रख देना ताकि ये रॉन्ग बॉक्स चूज करे और ये हार जाए, क्योंकि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा इस एक तरीके से पोर्शिया इसको हेट कर रही है, इस अल्कोहलिक को। फिर नरीसा कह रही है यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड दे हैव अक्वाइंटेड विद मी विद देयर डिटरमिनेशन व्हिच इज इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट। वो कह रही है तुम टेंशन मत लो, जिन सब की भी मैंने तुमसे भी बातें करी है ना पीछे, अलग अलग कंट्री से जो लोग आए हैं, ये सब के सब जा रहे हैं, ये सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट देन योर फादर्स इंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन द कास्केट। वो चाहते हैं, वो ये लोग सब के सब जा रहे हैं और ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये तुमसे शादी तभी करना चाहते हैं जब तुम्हारी शादी, ये जो तुम्हारे फादर ने जो विल रखी है ना गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज बास्केट वाले कंपटीशन की, अगर इस कंपटीशन के अलावा कोई तरीका होगा तुमसे शादी करने का तब ये शादी करेंगे, बट ये जो तुम्हारे फादर की विल के हिसाब से जो कंपटीशन सेट किया हुआ है, ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो तुम टेंशन मत लो कि ये ऐसा है या वो वैसा है। फिर पोर्शिया बोली है इफ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया आई विल डाई एज chaste as डायना, ठीक है। सिबलिया क्या है यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये एक्चुअल में फिर एक माइथोलॉजी की बात आ गई, ये एक ऐसी विमेन थी जो बहुत लंबे टाइम तक जी थी, बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है आई विल डाई एज chaste as डायना, ठीक है। डायना एक ऐसी लेडी यंग वुमेन थी जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। वो कह रही है कि अगर मैं इतना लंबा भी जीऊँ जैसे कि सिबलिया जी थी, ठीक है, इतना लंबा भी जीऊँ, क्योंकि सिबलिया मैंने बताया ना एक ऐसी लेडी है जो बहुत सालों तक जी थी, उसको एक भगवान से एक वरदान मिला हुआ था, अगर मैं उतना लंबा भी जीऊँ ना, ठीक है, तब भी मैं ऐसे ही मरूंगी जैसे कि डायना मरी थी, एक ऐसी लेडी जो कि जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, ठीक है। टिल द टाइम अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माय फादर्स विल, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह रही है यहाँ पे डायना एक्चुअल में अनमैरिड थी, तो वो कह रही है इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी फादर की विल के अकॉर्डिंग ही मैं शादी करूंगी, ठीक है, चाहे मुझे इतना ओल्ड एज तक रहना पड़े सिबलिया के, तब भी मैं अनमैरिड रह लूंगी, लेकिन मैं शादी करूंगी तो अपने फादर के कंपटीशन के हिसाब से ही करूंगी। मैं हजारों साल तक बूढ़ी रह सकती हूँ सिबलिया की तरह, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी जब तक कि शादी मेरे फादर के कंपटीशन के हिसाब से नहीं होगी, ये मतलब है। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वूअर्स आर सो रीजनेबल फॉर देयर इज not one among them but I dote too on his very absence and I pray God grant them a fair departure। वो कह रही है कि मुझे बड़ी खुशी है, ये जो आए थे वूअर्स वो होते हैं जो इसको अट्रैक्ट करने के लिए आए थे पोर्शिया को, ये अलग अलग कंट्री से जो आए थे ये प्रिंस। वो कह रही है मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, ये सारे के सारे जा रहे हैं और मुझे इनके जाने से कोई भी दुख नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैं बड़ी खुश हूँ कि ये लोग जा रहे हैं और मैं प्रे करती हूँ कि भगवान इनकी जो यात्रा है, जो इनकी जर्नी है वो अच्छी हो, मतलब उन्हें कोई नुकसान ना हो जर्नी के ड्यूरेशन में। नरीसा कह रही है डू यू रिमेंबर लेडी इन योर फादर्स टाइम अ वेनिशियन स्कॉलर एंड अ सोल्जर दैट केम हियर इन कंपनी ऑफ द मार्क्वेस ऑफ मोटरफेरेट। वो कह रही है कि क्या तुम जानती हो जब तुम्हारे फादर जिंदा थे तो एक वेनिस से एक इंसान आया था, वो इंटेलिजेंट भी था और वो बहुत ब्रेव भी था, क्या तुम उसको जानती हो, ठीक है। और वो इस इंसान की कंपनी में आया था मार्क्वेस ऑफ मोटरफेरेट। पोर्शिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं,
ये वेनिस से आए हुए बंदे की बात कर रहे हैं। वेनिस से आया हुआ बंदा कौन है, अब आप सब गेस कर सकते हो, वो है बसेनियो। बसेनियो की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पोर्शिया कह रही है हाँ हाँ वो बसेनियो था, मैं जानती हूँ, जो वेनिस से आया था मेरे फादर के टाइम में। नरिसा कह रही है हाँ ट्रू मैम, ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर माई एनी फुलिश आईज लुक्ड अपॉन वॉज द बेस्ट डिजर्विंग अ फेयर लेडी। वो कह रही है कि जो मेरी आंखें हैं, ठीक है, वो कह रही है मतलब मैंने जितने भी आज तक इंसान देखे हैं, जितने भी मैन देखे हैं, उन सब में सबसे मुझे बेस्ट आपके लिए बसेनियो ही लगता है। पोर्शिया कह रही है आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ द प्रेज। आज जो तुम कह रही हो मैं उसको बिल्कुल अच्छे से मुझे याद है, जिसके बारे में तुम बता रही हो, बसेनियो के बारे में, और मेरा यह मानना है कि जो तुम बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रही हो, वो वर्दी है उस एप्रिसिएशन के, उस प्रेस के जो तुम उसके बारे में कर रही हो। फिर एकदम से क्या होता है, एक सर्वेंट आ जाता है, वो लेडी सर्वेंट वो बोलती है हाउ नाउ व्हाट न्यूज़। तो ये पूछते हैं उससे, पोर्शिया पूछ रही है क्या हुआ, क्या खबर लेके आए हो। सर्वेंट कहता है The 4 messengers seek for you, madam, to take their leave, and there is a forerunner coming from a fifth, the Prince of Morocco, who brings word the prince's master will be here tonight। वो कह रही है कि सर्वेंट कह रहा है पोर्शिया को कि वो जो 4 लोग हैं ना, जिनके बारे में भी अब बात हो रही थी, जो जाने 4 प्रिंस के बारे में जिनकी बात हुई है पूरे इसमें सीन में, वो जा रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ हम फेयरवेल दे दीजिए, ठीक है, हम बाय बाय कर रहे हैं। और वो बता रहा है कि एक और नया प्रिंस है, ठीक है, वो प्रिंस कौन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को, ठीक है, वो प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाला है, ठीक है, वो प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाला है। तो उसका अभी खुद नहीं आया है, उसका एक मैसेंजर आया है, जिसको हम फोर्थ रनर बोल रहे हैं, ठीक है, उसका एक मैसेंजर आया, वो मैसेज लेके आया है कि हमारे प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाले हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पोर्शिया बोल रही है इफ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम विद सो गुड एज आई हार्ड आई बिड टू द अदर फोर वेल आई वुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच। वो कह रही है कि जितनी खुशी मुझे इन चारों की जाने की है, चारों प्रिंस के, अगर उतना ही खुशी मुझे इस एक प्रिंस ऑफ मोरक्को के आने की होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही है कि जो अब जो नया आ रहा है प्रिंस वो एटलीस्ट ठीक हो, इन चारों प्रिंस जैसा ना हो, ठीक है। इफ यू हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल आई वुड रेदर बी ही शुड स्ट्राइव मी रेदर देन वाइव मी। अब ये क्या कह रही है थोड़ा, अच्छा यहाँ पे हमें ये नजर आएगा कि पोर्शिया थोड़ा सा कलर को लेके डिफरेंशिएट करती है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रही है, भले ही वो एक सेंट जैसा इंसान हो, ठीक है, सेंट एक बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत ही अच्छा इंसान, वो कह रही है भले ही वो सेंट जैसा हो, लेकिन अगर वो डार्क कलर का है तो मैं उसको चूज नहीं करूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो पोर्शिया है वो डार्क कलर के लोगों को यहाँ पे लाइक नहीं कर रही एज अ हस्बैंड। मतलब वो कह रही है अंदर से इंसान वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो मैं उसको एज अ अपना हस्बैंड चूज नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो पोर्शिया है वो कॉम्प्लेक्शन में डिफरेंशिएशन करती है, ठीक है, वो डार्क को थोड़ा सा इन्फीरियर मानती है एज अ इनकम, जब उसके हस्बैंड चूज करने की बात आ रही है तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है हमें। कम नरिसा सारा गो बिफोर, फिर अब उसको बोलिए नरिसा को चलो चलो नरिसा हम चलते हैं, और ये सेरा गो बिफोर, ठीक है, तो ये वही सर्वेंट है। वाइल वी शट द गेट्स अपॉन वन वूअर एंड अनदर नॉक्स एट द डोर। वो यहाँ पे बोल रही है कि आओ नरिसा चलते हैं, अभी मैं ये जो मेरे प्रिंस हैं 4 प्रिंस ये जा रहे हैं, एक का गेट बंद कर रही हूँ और दूसरा इन चारों का गेट बंद कर रही हूँ, और उधर से एक दूसरा प्रिंस फिर आ गया, ठीक है, और फिर ये चले जाते हैं सारे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है एग्जिट, ये लोग सारे चले गए। तो गाइज ये था वीडियो ग्रुप, मुझे बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि हम आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकें। ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचाए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।